Hello everyone, my name is Dr. Amit Vaz. Today we discuss normal unit vector and angle between two surfaces. इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 42.1 इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या है। स्टूडेंट, जब हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन में हमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, उसमें भी हमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। नॉर्मल यूनिट वेक्टर दो तरीके से बनाया जाता है, यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर है क्या पहले उसको समझते हैं और कैसे कैसे उसको बनाया जाता है। द नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इज 1, यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आएगा उसे हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। उसे हम ए कैप या एन कैप से डिनोट करते हैं। अगर हम ए कैप का मैग्नीट्यूड पता करें तो 1 होता है, यानी एन कैप भी इसे कह सकते हैं, यानी दो हमने इसके नोटेशन लिए हैं, एन कैप कह सकते हैं या तो फिर इसे ए कैप भी कह सकते हैं। और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के बराबर होता है। ये वेक्टर नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। ये वेक्टर दो तरीके से निकाला जाता है। अगर हमारे पास कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन हो तो उसको निकालने की डेफिनेशन अलग है, और यदि हमारे पास कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है तो उसको निकालने की डेफिनेशन अलग होती है। यानी अगर वेक्टर है तो पहले मैं वेक्टर पर बात कर लेता हूँ। तो वेक्टर की डेफिनेशन हो जाती है ए कैप या एन कैप से डिनोट करते हैं वेक्टर फंक्शन एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, यानी उसका हम उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर नहीं है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो पहले हमें स्केलर को वेक्टर फंक्शन में बदलना पड़ेगा। तो वेक्टर में बदलने के लिए हमें पहले से डेफिनेशन पढ़ी है जिसे हम ग्रेडियंट कहते हैं, यानी हमें अपने फंक्शन का पहले ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा और फिर ग्रेडियंट फंक्शन का मॉडुलस निकाल करके, मैग्नीट्यूड निकाल करके हम उसको डिवाइड करके नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता कर सकते हैं। यानी दो तरीके हो गए हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालने के। अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो एक तरीका होगा, और अगर वेक्टर है तो दूसरा तरीका होगा। मैंने पहले एक एग्जांपल स्टूडेंट ऐसा रखा जिसमें कि मेरे पास वेक्टर फंक्शन है। तो वेक्टर आर जो मुझे गिवन है वो गिवन ये है कि 4i प्लस 2j प्लस के। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 21। इसलिए अगर मैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ या फिर मैं उसे इससे भी डिनोट कर सकता हूँ, तो डेफिनेशन हो जाएगी 4i 2j प्लस के डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 21। दिस इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ऑलवेज 1 आता है। स्टूडेंट, मेरे सामने एक और क्वेश्चन है नॉर्मल वेक्टर का। मुझे नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, लेकिन इस बार जो फंक्शन है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है और किसी पॉइंट पर मुझे निकालना है। तो पहले मुझे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले एफ जो फंक्शन दिया है उसको नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मुझे ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है तो ग्रेडियंट ऑफ एफ की डेफिनेशन हो जाएगी आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और इंटू एफ फंक्शन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू 2x प्लस जे इंटू 2y प्लस के इंटू 2z। जब हम ग्रेडियंट f में पॉइंट रखेंगे तो पॉइंट हमारा 1 1 1 1 है, तो रख देते हैं 1 1, तो 2 बाहर आ जाएगा। ये होगा xi, यानी 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा xi, और x की जगह 1 है तो यानी मेरे पास हो जाएगा i प्लस जे और प्लस के। मुझे चूँकि मैग्नीट्यूड भी निकालना है इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 तो बाहर ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 यानी 2√3 हो गया है। तो स्टूडेंट एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, तो यानी ट्वाइस ऑफ आई प्लस जे प्लस के और अपॉन में 2√3, 2 से 2 कैंसिल, यही मेरा नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो इस तरीके से हम नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, चाहे हमारे पास वेक्टर फंक्शन हो या स्केलर पॉइंट फंक्शन हो,
दोनों का ही हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक और टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। मेरे पास दो सरफेस हैं, मुझे उनके बीच का एंगल चाहिए। एंगल कभी दो सरफेस के बीच में नहीं आएगा, उनकी टेंजेंट के बीच में एंगल आता है। तो मैंने ये लेट किया स्टूडेंट कि मेरे पास दो कर्व हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वस टू सी वन और एफ ऑफ फाइव ऑफ एक्स वाई इक्वस टू सी टू। दो कर्व हैं, आर टू कर्व लेवल ऑफ सरफेस। मैंने ये मान लिया कि दोनों जो कर्व हैं वो किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं और उस पॉइंट का नाम पी ऑफ एक्स वाई जेड रखा। अब जब कोई दो कर्व किसी एक पॉइंट पर कट करेंगे तो वहाँ पर उसका मैंने एंगल डिसाइड करना है कि एंगल क्या होगा। तो एंगल अगर मुझे उसका निकालना है तो कर्व के बीच में तो एंगल ऐसे नहीं आएगा, तो मुझे उस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो लेट मैंने ये किया कि T1 और T2 आर टू टेंजेंट एट द कट पॉइंट। जहाँ पर पॉइंट कट कर रहा है वहीं पर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ की है, एक का नाम T1 है और दूसरी T2, यानी दोनों टेंजेंट भी एक पॉइंट पर कट करेंगी। कंसीडर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। वो जो दो टेंजेंट मैंने ली हैं उनके बीच के एंगल को अगर मैं थीटा मान लूँ तो थीटा इक्वस टू यानी कॉस थीटा इक्वस टू हो जाएगा ग्रेडियंट एफ ग्रेडियंट फाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दोनों के अलग अलग ग्रेडियंट निकालेंगे, उसमें पॉइंट रखे जाएंगे, जो भी पॉइंट पी क्योंकि वो वहाँ पर कट कर रहा है तो उस पॉइंट को उसमें रखा जाएगा। पॉइंट निकालने के बाद ग्रेडियंट एफ और ग्रेडियंट फाई निकल जाएंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ रखूँगा, मैग्नीट्यूड निकालूंगा, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है स्टूडेंट, एक नोट लिखा है, ध्यान देना। नोट ये है कि अगर ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट फाई दोनों इक्वल्स टू जीरो हो जाए, मतलब दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि दोनों वेक्टर आएंगे, दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है अगर वो जीरो हो जाए तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा जीरो के बराबर हो रहा है। और कॉस थीटा जीरो के बराबर होने का मतलब थीटा की वैल्यू 90 होगी, यानी दोनों जो वेक्टर हैं वो उनकी जो टेंजेंट है वो एक दूसरे पर 90 एंगल बनाए जाएंगे, यानी ये जो एंगल थीटा है ये 90 एंगल बनाएगा। और अगर ये थीटा एंगल 90 बना देता है स्टूडेंट तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे दो कर्व हैं आर ऑर्थोगोनल, यानी बोथ कर्व आर ऑर्थोगोनल, यानी फाई और एफ दोनों कर्व ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री जब हो जाए तो टेंजेंट 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर हो जाती हैं और कर्व हमारे ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम दो कर्व की ऑर्थोगोनलिटी चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे कर्व ऑर्थोगोनल होंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसका मुझे एंगल बिटवीन दी कर्व पता करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। मैंने मान लिया कि एक जो पहला फंक्शन है एफ, वो फंक्शन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 इक्वस टू जीरो। एक मेरे पास दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन मेरे पास फाई हो जाएगा। फाई को मैंने लेट किया जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 3। तो यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड किया। ग्रेडियंट ऑफ एफ हो जाएगा 2xi 2yj 2zk। यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाला। ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस के 2xi माइनस के 2yj और प्लस के यानी ये मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया है। अब ग्रेडियंट ऑफ एफ, उस पर जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट मेरे पास 2 -1 और 2 है, तो पॉइंट्स को रख देता हूँ। x की वैल्यू 2 यानी 4i हो जाएगा, माइनस ये 2j हो जाएगा और यहाँ पर रखूँगा तो 4k हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई का मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा। उसकी डेफिनेशन होगी स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 4 + 16, यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 32 और प्लस 4 इज 36 और 36 इक्वल्स टू 6 होता है, यानी ग्रेडियंट ऑफ एफ की जो मॉडुलस वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। दूसरे कर्व को देखते हैं। दूसरे कर्व में जब मैं वैल्यू रखूँगा स्टूडेंट तो वो वैल्यू रख करके 2 -1 और 2 जब रखा जाएगा तो 2 मैंने यहाँ रखा तो माइनस के 4i हो गया, -1 यहाँ रखूँगा तो प्लस के 2j हो जाएगा और जब 2 वहाँ रखा जाएगा तो ये k हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई का मॉडुलस निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ये मेरे पास 16 हो गया है और ये +4 हो जाएगा और +1, तो यानी ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 21, तो यानी ये 21 हो गया है। अब चूंकि मुझे एंगल बिटवीन कर्व पता करना है तो कोस थीटा मैंने मान लिया एंगल होता है इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ एफ
इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन ग्रेडियंट ऑफ एफ का मॉडुलस और इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई का मॉडुलस। तो मैंने निकाल दिया। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूँ। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मेरे पास है, ये माइनस के 16 हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा, अपॉन में आएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 21, यानी स्टूडेंट 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस के 16 अपॉन 6 रूट 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही मेरा आंसर है, यानी ये मेरे कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और जब मैं थीटा निकालूंगा तो कोस इनवर्स में वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम एंगल बिटवीन टू सरफेसेस पता कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है मेरे सामने, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ पर मेरे पास जो कर्व गिवन है मुझे, तो एक एफ कर्व गिवन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 29 है इक्वल्स टू 0। ग्रेडियंट ऑफ एफ मैंने कैलकुलेट किया 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk। तो इस तरीके से मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ। ऐसे ही मैंने फाई एक फंक्शन लेट किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 8x माइनस 8z और माइनस 47 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाला, ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा 2x प्लस 4i प्लस 2y माइनस 6j प्लस 2z माइनस 8k। और अब मैं इसके अंदर वैल्यू रख देता हूँ। ग्रेडियंट ऑफ f की वैल्यू हम पॉइंट्स पर निकालेंगे, तो पॉइंट्स मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस 3 और 2। तो जब हम ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये 8x यानी 8i हो जाएगा, माइनस के 6j हो जाएगा और प्लस के 4k हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ f का मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 64 36 प्लस 16, यानी अगर इसको हम देखें स्टूडेंट तो ये मेरे पास हो जाएगा, दिस इज 100 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 116। ग्रेडियंट ऑफ फाई पॉइंट पर पता कर लेते हैं। पॉइंट पर पता करेंगे तो पॉइंट्स मेरे पास हैं 4 3 माइनस के और 2 रख देते हैं वैल्यू, 4 दूनी 8 और 4 12i, इसको वहाँ रख देते हैं, 3 दूनी 6 माइनस के 6 और माइनस के 6 यानी 12i, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के 4k। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई का मॉडुलस निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 144 और 16, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ये 288 हो जाएगा, और 288 यानी 288 तो 298 298 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 304। तो यानी मेरे पास जो कोस थीटा की डेफिनेशन है, कोस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन ग्रेडियंट ऑफ एफ का मॉडुलस इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई का मॉडुलस, यानी इक्वल्स टू 8 इंटू 12 यानी 12 इंटू 8 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 12 यानी ये भी प्लस हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू 4 और अपॉन में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 116 और स्क्वायर रूट ऑफ 304। इसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इसका एंगल मिल जाएगा जिस तरीके से इसका एंगल आने वाला है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं दो सरफेसेस के बीच का एंगल। अगर आपको दो सरफेस के बीच का एंगल चाहिए तो ये डेफिनेशन लगा करके हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, यानी कब हमारी टेंजेंट की इक्वेशन किस तरीके से आती है और नॉर्मल की इक्वेशन किस तरीके से आती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।